Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. Guys, this is mini marathon on most repeated topics in NTA UGC Net Commerce and Management. क्योंकि कॉमर्स एंड मैनेजमेंट में दोनों में ही अप्रोक्स 60% सिलेबस सेम है, 40% सिलेबस अलग है। तो दोनों ही सब्जेक्ट के स्टूडेंट इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। कुछ सिलेबस जो कॉमन है वो डेफिनेटली आपका यहाँ से अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। यहाँ पर हम ऑल 10 यूनिट्स को रिवाइज करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट एवरग्रीन टॉपिक है, जहाँ से बार बार हर बार क्वेश्चन बनते हैं। हम बस उन्हीं टॉपिक को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। यहाँ पर हम पेपर 2 जो कि आपका कॉमर्स मैनेजमेंट है, इसके अप्रोक्स सभी यूनिट्स को यहाँ पर हम कवर करते हुए पेपर 2 के ऑल 10 यूनिट्स को यहाँ पर एक सिंगल वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। दिस इज लास्ट मिनट कैप्सूल फॉर 2025 एग्जाम। मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें विदाउट स्किप करते हुए, आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। और इससे पहले मैं वीडियो में आगे बढ़ूँ, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैंने आपको अपने इसी चैनल पे पेपर 1 की रिवीजन भी करवा रखी है, ऑल 10 यूनिट्स की। तो आप इस वीडियो को भी देख लीजिए। इसकी रिवीजन भी मिनिमम टाइम में मैंने करवाई है। 45 मिनट्स के अंदर मैंने ऑल 10 यूनिट्स की रिवीजन करवा रखी है। प्लस यहाँ पर आप सभी को पेपर 1 के जो एग्जाम अभी हो रहे हैं, इन सभी की एग्जाम एनालिसिस वाली वीडियोस मिलती रहेंगी अपकमिंग डेज में। मेक श्योर आप इन वीडियोस को भी फॉलो करें, बिकॉज टॉपिक रिपीट होते हैं तो उस चीज़ का आप एडवांटेज ले सकते हैं यहाँ से। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, मैं बता दूं कि एग्जाम मेंटर ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोबाइल फोन में गूगल प्ले स्टोर से। यहाँ पर आपको एग्जाम टारगेटेड पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की जून 2025 की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पर PYQs फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, पेपर 1 के भी, कॉमर्स के भी एंड मैनेजमेंट के भी। करना क्या आपको, इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको इसी के होम पेज पे क्लिक करना है, फ्री स्टडी मटेरियल। इसी सेक्शन के अंदर आपको इन तीनों के पेपर 1 मैनेजमेंट कॉमर्स तीनों के ही फ्री PYQs डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे, अवेलेबल हो जाएंगे। इस ऐप का लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। देखिएगा, अभी जो लास्ट टाइम एग्जाम हुए थे, लास्ट सेशन में जो एग्जाम हुए यूजीसी नेट के, इसमें नाबार्ड से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाबार्ड। हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं नाबार्ड क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ था। नाबार्ड की जो फुल फॉर्म है, दिस इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म है, अच्छे से याद कर लीजिए। एस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था? इट इज अ डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया दैट प्रमोट्स रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। याद रखिए, इंडिया में पहले RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें देखा करता था। रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इनको लैंडिंग दिया, मतलब लैंड करता था अमाउंट, और लोन वगैरह देना है एग्रीकल्चरल फील्ड में। तो इस तरीके का जो काम है वो RBI खुद किया करता था। लेकिन RBI के इतने सारे फंक्शन बढ़ गए हैं जब से इंडिया में ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी आई है 1991 के बाद। तब से RBI के फंक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से RBI ने क्या किया, RBI ने नाबार्ड को ये फंक्शन सौंप दिए। और नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट जो है वो 1982 में ही हो गया था, बाय ट्रांसफरिंग द एग्रीकल्चरल क्रेडिट फंक्शन ऑफ RBI एंड रीफाइनेंस फंक्शन ऑफ द एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ARDC। तो जितने भी फंक्शंस थे RBI के इस चीज से रिलेटेड, जो कि एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड थे, वो सब नाबार्ड को इन्होंने ट्रांसफर कर दिए। अब RBI इन चीजों में काम नहीं करता, रूरल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में, इसमें अब नाबार्ड काम करता है। ऑनरशिप किसकी है नाबार्ड के अंदर? नाबार्ड इज फुल्ली ऑन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप ये भी कह सकते हो कि RBI के अंडर ही इसको स्टैब्लिश किया गया था, मतलब इसको RBI की सब्सिडरी के तौर पे भी जाना जाता है। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो नाबार्ड है वो RBI के इस फंक्शन के तौर पे जाना जाता है, लेकिन RBI इसकी मतलब जो RBI है उसकी ये फुल्ली सब्सिडरी नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एक नाबार्ड जो है ऑन कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। और नाबार्ड 1982 में बनाई गई थी, जो उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी जी। इंदिरा गांधी जी ने इसको बनाया था नाबार्ड को उस टाइम पर। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंप्लीटली फंड किया था, मतलब जो पैसा लगाता है वही ऑन करता है। तो RBI ने पैसा नहीं लगाया था, इस वजह से RBI की सब्सिडरी नहीं है ये। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैसा लगाया था, इस वजह से नाबार्ड फुल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, RBI की सब्सिडरी नहीं है। क्लियरली सुन लीजिए, क्वेश्चन अगर आता है एग्जाम में कि क्या नाबार्ड RBI की सब्सिडरी है, तो आंसर इज नो। नाबार्ड RBI की सब्सिडरी नहीं है। मतलब उसके तौर पे देखा जाता है, क्योंकि उसके फंक्शन ही करने, उसके काम, उसके जो फंक्शंस थे वो करने, हैंडल करने लगे, इसलिए उसके तौर पे देखा जाता है, लेकिन है नहीं है ऑफिशियली, है ना। चेयरमैन कौन है? मिस्टर शाहजी KV assumed charge as chairman of NABARD on 7th December of 2022। तो तब से यही है और तब से यही चल रहे हैं इसके चेयरमैन, कंटिन्यू भी पोजीशन वही है। NABARD हैज 7 subsidiaries established to further its mandate
The subsidiaries contribute significantly in supporting NABARD's objectives and expanding the impact in rural and agricultural development through financing the rural MSME, FPOs, SSG, that is self-help group, JLG's microcredit facility, providing credit guarantee, investing in rural startups, and providing consultancy in all spheres of agriculture, innovating in rural development and allied areas. तो याद रखिए कि जो भी कोई भी फंक्शन जो होता है जो कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो, है ना, रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो या फिर इसके अलाइड एरिया से रिलेटेड हो, इसमें हर जगह क्रेडिट गारंटी मतलब क्रेडिट प्रोवाइड करता है, उधार देता है पैसा नाबार्ड, और इसके डेवलपमेंट में बहुत बड़े लेवल पे नाबार्ड काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा देखो ये जो हिंदी में डाल रखा है कंटेंट, ये देखो क्योंकि रिवीजन क्लास है, आप हिंदी मीडियम वाले मुझे माफ कर दीजिए सभी स्टूडेंट्स, क्योंकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम कंटेंट कवर करना है, मैं दोनों में पढ़ पढ़ के समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैं एक्सप्लेन तो हिंदी में ही कर रहा हूँ। और अगर एग्जाम में आपको पता है कि एमसीक्यूज क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि नाबार्ड की कितनी सब्सिडरी हैं, तो 7 सब्सिडरी हैं, आप आंसर कर पाएंगे ना, चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो। नाबार्ड कब स्टैब्लिश हुआ, 1982 में स्टैब्लिश हुआ, तो चाहे हिंदी में पढ़ो चाहे इंग्लिश में पढ़ो आंसर तो कर ही पाओगे आप, है ना। नाबार्ड के चेयरमैन कौन है, तो इस तरह के जो क्वेश्चन, क्योंकि एमसीक्यूज में तो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा तो नहीं कि आपको लिख के दिखाना है, तो एक्सप्लेन तो मैं हिंदी में ही कर रहा हूँ। तो आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, है ना, चाहे हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। अब ये जो नाबार्ड की 7 सब्सिडरीज कंपनी है, इनके नाम ये हैं। पहले नंबर पे आप ये देख सकते हो, मैं यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ, दिस इज फर्स्ट नंबर, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर और सेवंथ नंबर। तो ये 7 कंपनीज हैं जो कि नाबार्ड के अंदर आती है, नाबार्ड की सब्सिडरीज कंपनी कहलाती हैं। और इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कौन सा है ये भी आप याद रख लीजिए, इसमें देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए कौन सी कंपनी को कब एस्टेब्लिश किया गया अंडर नाबार्ड। आई होप आपको समझ में आ गया है। ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम में। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग केसेस होते हैं कि जो नया पार्टनर आएगा वो किस रेशियो पे आ रहा है, किस पार्ट पे आ रहा है, आई मीन प्रॉफिट कितना उसको मिलेगा। तो यहाँ पर अलग अलग केसेस होते हैं कि वो न्यू रेशियो जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। कई बार क्या होता है कि वो एक्वायर करता है पुराने पार्टनर से, कई बार वो गुडविल लेकर के आता है, उसके अकॉर्डिंग उसका रेशियो निकालना पड़ता है। तो अलग अलग केसेस होते हैं, बट मैं क्योंकि आपको बताया कि लास्ट मिनट वीडियो बना रहा हूँ, इस वजह से मैं एक सिंगल केस करवाऊंगा जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी तरह के जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते भी हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। नाउ दे एडमिट सी फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो इस तरीके का क्वेश्चन होता है। अब इसमें आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, ए का, बी का और सी का। तो तीनों का मिला करके आपको बताना है कि कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है तीनों का बनेगा। तो ऐसे देखो सिंपल से क्वेश्चन है, करना है क्या है कि टोटल प्रॉफिट को हम 1 लेट कर लेंगे और जो भी नया पार्टनर आ रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। मतलब अगर सपोज करो एक प्रॉफिट हम 1 रुपए कमाते हैं तो उसमें से 1/3 चला जाएगा, क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो 1/3 चला गया। तो यहाँ पर जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 2/3 बचेगा। तो जो प्रॉफिट बचा है 2/3, इसको बांट लेंगे पुराने वाले पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पर जो 2/3 ये बच गया है प्रॉफिट, इसको पुराने वाले पार्टनर कैसे बांटेंगे, जो ए है उसका यहाँ पर कितना हिस्सा है, 3/5, याद है, क्योंकि 3 है ए का और 3 + 2 दोनों को ऐड कर देते हैं ना हम लोग, तो 3/5 हो गया। ऐसे बी का करेंगे हम, इसका कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। तो अब जो प्रॉफिट बचा है 2/3, आप यहाँ पे देख सकते हो 2/3 जो है वो ए ले लेगा 2/3 का 3/5 अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जो बी है वो 2/3 का जो प्रॉफिट है ये ले लेगा किस रेशियो में, अपने पुराने रेशियो में 2/5 करके, है ना। तो सिंपली मल्टीप्लाई करना है। अब दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 6/15, ये हो गया 4/15। इतना समझ में आ गया। इतना समझ में अगर आपको आ गया है तो ये ए और बी का निकल चुका है प्रॉफिट शेयरिंग। अब इसमें हम सी का और निकाल देंगे। सी जो 1/3 के लिए आ रहा था, एग्जाम क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है 1/3 के लिए आ रहा है, बट क्योंकि हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने हैं, आप देखेंगे जो ए और बी का डिनोमिनेटर है वो 15-15 है और इसका जो डिनोमिनेटर है वो 1/3 है, सॉरी 3 है। तो मतलब क्योंकि इसका प्रॉफिट ही 1/3 था, तो इसको हमें डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो नीचे डिनोमिनेटर वो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 15 हो गया। तो इस तरीके से जो आपका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आ गया, तो ये हो जाएगा 6, 4 और 5। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में काफी बार आ चुका है यूजीसी नेट में और दोबारा से आ सकता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को करवा दिया है। ये बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे रिवीजन करवा रहा हूँ मैं, आपकी रिवीजन क्लास के तरीके से आप इसको देखिए और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करवा रहा हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा इन डेप्थ तो हम नहीं जाएंगे। वैसे मैं बता दूं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जैसे मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि और भी केसेस होते हैं, 4-5 केसेस होते हैं, तो मैं सारे केसेस नहीं समझाऊंगा। जो केवल लास्ट मिनट पे इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन चीजों को मैं कवर करवा रहा हूँ। गाइस देखिए, इसके अलावा पेनिट्रेशन प्राइसिंग पे क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, प्राइस स्कीमिंग पे बनता है, प्रीमियम प्राइसिंग भी बनता है। जो प्राइसिंग होती है मार्केटिंग में भी यूज होती है और इकोनॉमिक्स में भी यूज होती है। तो गाइस देखो, पेनिट्रेशन प्राइसिंग क्या होती है, इसका मतलब होता है कि जब इनिशियली स्टेट आप मार्केट में एंटर करते हो तो उसमें क्या होता है, आप जब स्टार्टिंग में मार्केट में एंटर कर रहे होते हो तो आप
कम प्राइस रखते हो अपने प्रोडक्ट का, ताकि ज्यादा लोग अट्रैक्ट हो। तो लो प्राइस होता है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट का, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, आपको आपके प्रोडक्ट को परचेज करें। उसके बाद आप उसको बढ़ा देते हो धीरे धीरे करके, ग्रेजुअली बढ़ जाता है। तो पेनिट्रेशन प्राइसिंग का मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग में जब आप एंटर करते हो मार्केट में, तो स्टार्टिंग में आप लो प्राइस रखते हो, बाद में उसको बढ़ा दिया जाता है। ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग होता है। प्राइस स्कीमिंग क्या होता है? स्कीमिंग का मतलब होता है मलाई खाना। जैसे दूध होता है, दूध के ऊपर की मलाई खाते हो ना आप, तो मजा ही आ जाता है। तो इसमें क्या है कि मार्केट में आप अकेले हो, या आप मार्केट में एक ऐसा प्रोडक्ट लेकर के आओ जिसमें कोई दूसरा नहीं है। तो ऐसे में इनिशियली क्या करोगे, आप हाई प्राइस रखोगे, क्योंकि मार्केट में कोई दूसरा प्रोड्यूसर नहीं है उस सामान का। हाई प्राइस पे आपका सामान बिक जाएगा इजीली। और इसके अलावा और यहाँ पर बाद में इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। अब बाद में रिड्यूस क्यों करना पड़ता है हमें प्राइस को? क्योंकि जब आपको देखेंगे कि आप मलाई खा रहे हो, तो फिर जब आपको देखा जाएगा कि आप मलाई खा रहे हो, तो फिर बाकी लोग भी देखेंगे, अच्छा ये मलाई खा रहा है, चलो हम भी मार्केट में चलते हैं। तो मतलब कहने का कि और भी प्रोड्यूसर मार्केट में आ जाएंगे आपके जैसा प्रोडक्ट लेकर के, और फिर आपके हाई प्राइस को कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको प्राइस कम करना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में प्राइस स्कीमिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में हाई प्राइस रखते हैं हम लोग फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्ट, और बाद में उसको रिड्यूस करना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी हो जाती है, क्योंकि और भी प्रोड्यूसर मार्केट में फिर आ जाते हैं। फिर प्रीमियम प्राइसिंग होती है। इसमें क्या होता है, हम हाई क्वालिटी सामान को हाई प्राइस में बेचते हैं, क्योंकि लग्जरी सामान होता है। जैसे आप देखेंगे मर्सिडीज हो गया, BMW हो गया, तो एप्पल आईफोन हो गया, तो ये क्या है, हाई क्वालिटी सामान इनको कंसिडर किया जाता है, लग्जरी सामान माना जाता है। इस वजह से इनका हाई प्राइस भी चार्ज किया जाता है। भले उसकी कॉस्ट अगर $100 बनी है बनाने में, तब भी उसका $1000 चार्ज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ब्रांड वैल्यू बन गई है। एक एक लोगों के मन में जो है एक इमेज बन गई कि यहाँ इस कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा होता है, और इस वजह से उसको हाई प्राइस भी लोग इजीली पे कर देते हैं। तो प्रीमियम प्राइसिंग चार्ज करते हैं लोग। अगर हम बात करें लग्जरी, ज्यादातर लग्जरी सामान के साथ ही ऐसा होता है, हाई क्वालिटी सामान के साथ ऐसा होता है। अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रहा हूँ। तो वैसे देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पहले 1986 का था, 1986 में बनाया गया था। इसको बाद में अपडेट करके 2019 में गवर्नमेंट ने नया बना दिया। तो ये जो गवर्नमेंट ने नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया है, ये क्यों जरूरत पड़ी बनाने की? क्योंकि जो पुराना एक्ट था वो काफी पुराने चीजों को लेकर के बनाया गया था। अब आपको पता है कि ई कॉमर्स का जमाना है, ऐसे में ऑनलाइन बहुत फ्रॉड चल रहे हैं। तो ऐसे में इन चीजों को, इस कानून को भी अपडेट करने की जरूरत पड़ी गवर्नमेंट को। इस वजह से फिर गवर्नमेंट ने इसको अपडेट कर दिया। तो अब जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 वाला है, वैसे मैंने दोनों को यहाँ पे डाल दिया, क्योंकि एग्जाम में कुछ कह नहीं सकती, कुछ भरोसा नहीं है। हो सकता है कि 1986 से रिलेटेड पूछ लिया जाए, वैसे तो कम चांस है, ज्यादातर चांस तो यही कि 2019 वाला ही पूछा जाएगा। बट मैंने दोनों डाल दिए यहाँ पर, ताकि आप दोनों को एक बार समझ लें। तो अगर हम बात करें कि दोनों के रेगुलेटर कौन है, कौन रेगुलेट करते हैं इन एक्ट को, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो नया वाला एक्ट 2019 में बनाया गया है, ये सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी दैट इज CCPS को क्या करती है, रेगुलेट करती है। और जबकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो पुराना वाला था, इसमें कोई रेगुलेटर सेपरेट नहीं है, कोई सेपरेट रेगुलेटर नहीं था। बट इस बार क्या है, इस नए एक्ट के अंदर एक नई अथॉरिटी ही बना दी गई CCPA करके। अगर हम बात करें कंज्यूमर कोर्ट की, तो कंज्यूमर कोर्ट के जो नया एक्ट है, इसमें कंप्लेंट कैन बी फाइल इन कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेनेंट रिसाइड्स और वर्क्स। तो गाइज अब जो नया वाला एक्ट है वो कंज्यूमर के लिए इजी बना दिया गया है। पहले क्या था कि जहां पर सेलर है, जहां पर सेलर की दुकान है, जहां पर सामान सेल किया जा रहा है, उस लोकेशन में जाकर के आपको कंप्लेन करनी पड़ती थी, वहां की कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करनी पड़ती थी। बट अब नए वाले एक्ट में क्या कर दिया गया है कि जहां पर कंज्यूमर रहता है, वहां के जो भी पास में आपका कंज्यूमर कोर्ट है, वहां पे जाके आप कंप्लेन कर सकते हो। तो ये कहने का मतलब एक कन्वीनियंट हो गया है कंज्यूमर के लिए, क्या करना, कंज्यूमर के लिए हो गया है इजी कंप्लेन करना। ठीक है, तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं गाइस। प्रोडक्ट लायबिलिटी की अगर हम बात करें, तो कंज्यूमर कैन सीक कॉम्पनसेशन फॉर हार्म कॉज्ड बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो यहाँ पर कॉम्पनसेशन की डिमांड की जा सकती है। नो प्रोविजन कंज्यूमर कुड अप्रोच सिविल कोर्ट बट नॉट कंज्यूमर कोर्ट। तो यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट में आपको जो है कॉम्पनसेशन नहीं मिलता था, बट आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ता था। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्पज से, बिकॉज जनरली यहीं से क्वेश्चन बनता है। पिक्यूनरी जुरिडिक्शन की बात अगर हम करें कि मतलब कि कितने अमाउंट तक कौन से कोर्ट में जाना पड़ता है, तो ये काफी याद करना आपको जरूरी हो जाता है। तो डिस्ट्रिक्ट जो कंज्यूमर फोरम होते हैं, उसमें अप टू 1 करोड़ तक की कंप्लेंट आप कर सकते हो। सपोज करो आपने कोई सामान खरीदा मार्केट से 50,000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, तो 1 करोड़ तक की अगर वैल्यू का सामान है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाकर के, जो डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कोर्ट है, वहां पे जाके कंप्लेन कर सकते हो। स्टेट में 1 करोड़ से लेकर के 10 करोड़ तक की लिमिट है कंज्यूमर कोर्ट में, और नेशनल लेवल पे जो है उसमें 10 करोड़ या उससे ज्यादा की लिमिट है। तो ये लिमिट आपको बहुत ही अच्छे से याद कर लेनी, बिकॉज ये लिमिट आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहले लिमिट काफी कम थी, क्योंकि 1986 में एक्ट बना था, तो उसके अकॉर्डिंग तब वैल्यू कम थी पैसों की। अब वैल्यू जो है अब तो ज्यादा है, तो ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते सामान परचेज करने के लिए, पहले कम पैसे खर्च करने पड़ते थे, तो उसके अकॉर्डिंग लिमिट बनाई हुई थी। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 20 लाख तक की लिमिट थी, स्टेट में 20 लाख से 1 करोड़, और नेशनल में 1 करोड़ से ज्यादा।
तो अब आपको नई वाली लिमिट याद करनी, बिकॉज नई लिमिट ही एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है, नई लिमिट ही एग्जाम में पूछी जाती है, पूछी जा सकती है। अगर हम बात करें ई कॉमर्स की, तो ऑल रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंड टू ई कॉमर्स, मतलब अब जितने भी रूल्स हैं सारे के सारे ई कॉमर्स वाले बिजनेस पे भी लागू किए जाएंगे, जबकि पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। मेडिएशन सेल्स, सो कोर्ट कैन सेटलमेंट थ्रू मेडिएशन, मतलब बीच का एक बिच्छू बन सकता है जहां पर एक कंज्यूमर और एक सेलर दोनों आपस में बात करके जो कोर्ट है दोनों का मामला सुलझा देता है। पहले ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, तो अब क्या है, मामला सुलझा लो तो ज़्यादा बेहतर है। तो अब तो इस टाइम पर एट प्रेजेंट ऑनलाइन सिस्टम भी बनाया हुआ है कि आप ऑनलाइन भी एक दूसरे का मामला सुलझा सकते हो, फिर भी अगर दिक्कत रहती तो आप कोर्ट विजिट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट जो कि आप नेक्स्ट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट, दैट इज फेरा एंड फेमा। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन काफी बनते रहते हैं एग्जाम में। तो पहले फेरा था 1973 में बनाया गया था, बाद में गवर्नमेंट ने 1999 में फेमा बना दिया। फेमा क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, पहले रेगुलेशन एक्ट था, अब क्या है, मैनेजमेंट एक्ट है। तो पहले का जो ऑब्जेक्ट था वो था कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब हमें फॉरेन एक्सचेंज का कंजर्व करके रखना है। जबकि अब क्या ऑब्जेक्शन है, ऑब्जेक्टिव है इसका, अब है फैसिलिटेटिंग एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स एंड प्रमोटिंग ऑर्डरली डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब अब जो है पहले की कंपैरिजन में इजी हो गया है। अगर आप फॉरेन एक्सचेंज करना चाहते हो तो आप तो ऑनलाइन आप फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हो, पहले आपको परमिशन लेनी होती थी रेगुलेटरी अथॉरिटी से, जनरली सब लोग आरबीआई से परमिशन लेते थे। तो जो फेरा था 1973 में बना था, जबकि फैमा 1999 में बना है, ये आपको याद रखना है क्योंकि फैमा ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। वॉयलेशन जो है नॉन कंपाउंडेबल था, अब जो कंपाउंडेबल है, मतलब अगर आपने कोई गड़बड़ करी तो कंपाउंडिंग इफेक्ट पड़ेगा आपके पेनल्टी के ऊपर, आपके जो चार्जेस लगेंगे उसके ऊपर। पनिशमेंट जो थी पहले इम्प्रिजनमेंट थी, अब जो है मॉनेटरी पेनल्टी लगा देगी, मतलब आप पैसे भरो निकल जाओगे, लेकिन पहले क्या था, जेल तक हो सकती थी। अप्रोच की अगर हम बात करें इट वॉज सो ये क्वाइट था, रिस्ट्रिक्टिव एंड कंजर्वेटिव था, बट अब क्या फ्लेक्सिबल है, अब चीज़ों को बहुत फ्लेक्सिबल कर दिया गया है। अब पहले जैसा रिजिड जो रूल्स हैं वो रेगुलेशन जो है अब पहले जैसे नहीं है। फॉर एक्सचेंज रिजर्व की बात करें तो पहले चैलेंजिंग हुआ करता था, अब सेटिस्फैक्ट्री है। रेजिडेंशियल स्टेटस की बात करें तो पहले सिटीजन्स करते थे, अब मोर देन 6 मंथ, मोर देन 6 मंथ अगर आपकी कंट्री में कोई रह गया तो वो भी कर सकता है इजिली। अब मतलब एक तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं, अब रिस्ट्रिक्शन जो है पहले से कम कर दी गई है। सेक्शन जो थे पहले 81 सेक्शन थे एक्ट में, अब 49 के आसपास सेक्शन है, तो अब जो है पहले से चीजें ईजी कर दी गई हैं। अब देखो मैं जो अब टॉपिक करवा रहा हूँ ये एग्जाम के पर्पज से अब जो मैंने करवाया उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो ये आपका मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनता है, और 99% चांस गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन बने चाहे डायरेक्ट बने, इस पे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखो इंटरनेशनल बिजनेस में अगर आपको एंट्री लेनी है, मतलब अगर आपको विदेश में सामान बेचना है तो किस तरह से आप सामान बेच सकते हो, क्या क्या रास्ते हैं। तो पहला जो सिंपल रास्ता है वो एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करो काम खत्म। नेक्स्ट लाइसेंस टाइप, लाइसेंसिंग बिजनेस होता है, फिर होता है इन्वेस्टमेंट टाइप जहाँ पे आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हो। तीनों को समझेंगे कि करके। तो जो पहला एक्सपोर्ट, तो जिसमें आप सिंपली सामान बनाते हो एक्सपोर्ट करते हो, इसमें भी दो तरीके हैं, डायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हो और इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट करते हो। डायरेक्ट में क्या होता है कि आप सपोज करो आपकी कंपनी है ए और यूएस में कंपनी है बी, आपने डायरेक्ट कंपनी से बात करी कि हम आपको सामान सप्लाई करेंगे, आप हमें पेमेंट कर देना। तो ये क्या कर रहे हो, आप डायरेक्टली आप मैन्युफैक्चर करके डायरेक्टली जो बंदा परचेज करेगा डायरेक्टली उसी को सप्लाई करो, तो डायरेक्ट हो गया। इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी। अब यहाँ पर कंपनी सी है, आपने बात करी कंपनी सी से कि भाई हम सामान एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सी ना आगे से बी से बात करी कि हम आपको सामान दिलवा देंगे। तो एक कहने का मतलब एक मीडिएटर है बीच में। तो अब क्या यहाँ पर रिस्क थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि बी अगर ए ने सामान एक्सपोर्ट किया तो वो सी को ही करेगा जो कि इंडिया में ही रहता है, तो ऐसे में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मतलब रिस्क कम हो जाता है। आप इसको पकड़ सकते हो, आप गवर्नमेंट में इसको, मतलब गवर्नमेंट बोल रहा हूँ मैं, कोर्ट में जाके इसके ऊपर कंप्लेन कर सकते हो अगर कोई गड़बड़ करेगा। लेकिन अगर बी ने गड़बड़ कर दी डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में तो फिर आप दिक्कत हो जाती है, वहां पे आप कैसे पकड़ोगे उसको, और फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, इंटरनेशनल रिलेशन आ जाते हैं बीच में। जबकि आप सी को आपने माल सप्लाई किया, सी आगे सप्लाई करेगा, तो अब सी की हेडेक है बी के साथ कि वो पेमेंट दे रहा है नहीं दे रहा है, आपकी पेमेंट सॉल्व हो गई, मतलब आपने सी को दिया सामान और पेमेंट घर लेके चले जाओ। आप सी की हेडेक आपकी आगे पेमेंट मिलेगी उसको नहीं मिलेगी, क्या करेगा क्या नहीं करेगा। तो ये इनडायरेक्ट तरीके से एक्सपोर्ट भी कर सकते हो आप। ऑब्वियसली बात है डायरेक्ट एक्सपोर्ट करोगे तो ज्यादा पैसा ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, और इनडायरेक्ट करोगे तो बीच में क्योंकि मीडिएटर है तो उसको भी अपना प्रॉफिट चाहिए, तो उसमें फिर रिवेन्यू कम हो जाता है, बट रिस्क भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है लाइसेंसिंग टाइप, इसमें क्या होता है लाइसेंस ग्रांट किया जाता है और बिजनेस आप कर सकते हो, जैसे फ्रेंचाइजिंग हो गया, मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट हो गया, टर्न की ऑपरेशन हो गया। जनरली आपने देखा होगा फ्रेंचाइजिंग में क्या होता है, जैसे मैकडोनल्ड के आउटलेट आपने देखे होंगे, यूएस का बिजनेस है ना, तो यहाँ पर मैकडोनल्ड के आउटलेट खुले हुए हैं, फ्रेंचाइज दे देते हैं लोग अपना, है ना। तो ये क्या है, आपने क्या किया, लाइक इंडिया में एक एग्जांपल देता हूँ मैं इंडिया का,
इंडिया में कोई बिजनेस है, सपोज करो ABC करके कोई बिजनेस है, उसको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, अपने उसको अपने आउटलेट खोलने हैं या कुछ ऐसा करना है US में। तो यहाँ पर क्या है, लाइक इसको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे वहां पर, तो उसने पैसे डायरेक्ट ना इन्वेस्ट करके एक अपना स्टोर दे दिया US में, ऑथराइज कर दिया किसी को कि आप हमारे स्टोर यूज कर सकते हो, हमारा नाम यूज, ब्रांड यूज कर सकते हो। और आप एक तरीके से लाइसेंस इशू कर दिया, जैसे लाइसेंस होता है ना, जैसे गवर्नमेंट लाइसेंस इशू करती है शराब बेचने का, कि आप हमें लाइसेंस की फीस दे दो, बाकी आप दारू बेचते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये वही वाली बात है कि आप अपने बिजनेस का एक ब्रांड वैल्यू जो है उसका लाइसेंस दे दिया US में रहने वाले किसी पर्सन को या किसी कंपनी को। अब वो आपका नेम यूज कर रहा है, आपका प्रोडक्ट बेच रहा है, बस आपको लाइसेंस फीस मिल जाएगी। तो ये भी एक तरीका है एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट से के थ्रू पैसे कमाने का। तो फ्रेंचाइजिंग हो गया। मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें आप कॉन्ट्रैक्ट दे देते हो। गाइस इस वाले केस में क्या होता है कि कंपनी ए है जो हमारी इंडिया में, कंपनी बी जो कि US में है, इन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम मैनेज करेंगे, मतलब किसी भी चीज को लेकर के, मैनेजमेंट को लेकर के ये लोग कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सपोज करो HR को लेकर के कर सकते हैं ये, या फिर आपके जो लाइक जो इंटरनल काम होते हैं या जो बैकएंड पे काम होते हैं उससे रिलेटेड उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि आप हमारे इन काम को हैंडल कर लेना। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू इजिली करा दी जाती हैं। नेक्स्ट आपका टर्न की प्रोजेक्ट ऑपरेशन, जिसमें क्या होता है कि आपने कोई प्रोजेक्ट मिला, आपने उसको कंप्लीट किया, देन उसके बाद आपने उसको कंप्लीट करके उसकी की पकड़ा दी। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा ही देता हूँ कि जापान की कोई कंपनी है जो कि इंडिया में आकर के दिल्ली में दिल्ली मेट्रो बना रही है। ठीक है, अब दिल्ली मेट्रो कंप्लीट होने के बाद जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है वो हैंड ओवर कर दिया जाएगा गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा, और जो कंपनी वो अपने देश लौट जाएगी और पैसे लेके निकल जाएगी वापसी, है ना। तो बस ये वाली बात है कि मतलब आपको जो प्रोजेक्ट मिला था आपने उसको कंप्लीट किया और उसके बाद उसको उस कंपनी को या फिर गवर्नमेंट को सौंप करके वापस निकल गए। इन्वेस्टमेंट टाइप भी एक तरीका है जिससे आप इंटरनेशनल जाकर के काम कर सकते हो, आई मीन रेवेन्यू कमा सकते हो। तो इन्वेस्टमेंट में क्या होगा कि आपको सिंपली पैसे इन्वेस्ट करने हैं, पोर्टफोलियो बनाना है और उसको क्या करना है, इन्वेस्ट कर देना है। पोर्टफोलियो में भी दो तरह के होते हैं, एक होता है इन्वेस्टमेंट भी दो तरह की होती है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होती है। डायरेक्ट में क्या होता है कि आप कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, इसको हम लोग पोर्टफोलियो बोलते हैं। क्योंकि शेयर में क्या होता है, जैसे आपने एप्पल के शेयर परचेज कर लिए, है ना, फेसबुक के शेयर परचेज कर लिए, तो ये क्या है, आप इंटरनेशनली रिवेन्यू कमाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये पोर्टफोलियो आप बना रहे हो, एप्पल, FB, गूगल के अलग अलग कंपनी का आपने शेयर परचेज कर लिए, तो ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कहते हैं हम लोग। यहाँ पर आप शेयर्स परचेज करके या एनी अदर सिक्योरिटी परचेज करके प्रॉफिट कमाते हो। और एक अदर इन्वेस्टमेंट टाइप होती है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे आप खुद का डायरेक्ट पैसा लगा करके वहां पर अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करते हो। इसको हम लोग FDI बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, टेस्ला कंपनी है US की, अब वो अगर इंडिया में आने का प्लान चल रहा है, अगर वो आ जाती है इंडिया, यहाँ पे आकर के अपना एक खुद के पैसों से अपने, उन्होंने क्या किया, $1 मिलियन उन्होंने क्या किया, अपना पैसा लगा करके इंडिया के बैंगलोर में एक कंपनी सेटअप करी, और इस कंपनी सेटअप करने के बाद यहाँ पे वो रन कर रहे हैं अब। तो इस तरह का जो बिजनेस होगा, जो इंटरनेशनल आप एंट्री मार रहे हो, इसको कहा जाएगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो कंपनी खुद डायरेक्ट आकर के अपना खुद का फंड लेकर के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करती है, और उसके बाद वो यहाँ पर अपना प्रोडक्ट सर्विस बना करके बेचती है और पैसे कमाती है। तो ये भी जो है, ये हाईएस्ट रिस्की होता है, सबसे ज्यादा रिस्की यही माना जाता है, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है किसी दूसरी कंट्री में, और ऐसी कंट्री जो कि स्टेबल नहीं है, वहां पर लॉस भी होने के चांस है। खैर इंडिया तो अपनी स्टेबल कंट्री है, एक बार गवर्नमेंट बन गई तो चलती 4-5 साल आराम से चल जाती, 5 साल। बट कुछ कंट्री ऐसी थी जो कि स्टेबल नहीं होती, गवर्नमेंट चेंज होती रहती है, या फिर अंदर कुछ ना कुछ लड़ाई दंगे चलते रहते हैं देश के अंदर, तो फिर वहां पर कंपनी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने से बचती है। अगर हम बात करें रिस्क एंड रिटर्न की, तो रिस्क एंड रिटर्न के केस में सबसे कम रिस्क कौन से बिजनेस में होता है, वो होता है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग में। मैंने आपको बताया था ऊपर, मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, एक बार समझा देता हूँ चार्ट में। मैंने आपको जस्ट थोड़ी देर पहले बताया था कि ये जितने भी मोड्स ऑफ एंट्री ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस है, सबसे कम, सबसे लेस रिस्की जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपोर्ट होता है, जहां पर मैंने आपको एक एग्जांपल लेके बताया था कि एक बीच का मीडिएटर इन्वॉल्व होता है जो कि आपकी खुद की कंट्री का है, A, B और C। तो यहाँ पर बीच का जो बंदा है B, वो इन्वॉल्व रहता है, आप एक्सपोर्ट करते हो B को, B करता है C को। तो ये जो है इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग होती है, और ये थोड़ा लेस रिस्की माना जाता है। तो इस वजह से इसमें रिवेन्यू भी कम होता है, क्योंकि मीडिएटर को भी पैसे चाहिए होते हैं। इस वजह से आपने देखा इस चार्ट में कि अगर रिस्क कम है तो फिर रिवेन्यू भी क्या, रिटर्न भी क्या होगा, कम होगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपोर्टिंग यहाँ पर पहले नंबर पे आता है। फिर थोड़ा सा रिस्क बढ़ेगा इसके कंपेरिजन में, तो थोड़ा रिटर्न भी बढ़ेगा। ये होता है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। आपने लाइसेंस दे दिया, फ्रेंचाइज दे दिया, आपने फ्रेंचाइज बिजनेस खोल दिया। लेकिन इसमें क्या है, सपोज करो कोई मैकडोनल्ड है ना, मैकडी का अगर आप बर्गर खाते हो तो आपको पता होगा
उसने अपना आउटलेट खोला इंडिया में, फ्रेंचाइज या फिर लाइसेंस दे करके खोल ओपन आउटलेट करा इंडिया में। लेकिन अब मैकडी का जो मालिक है वो इंडिया तो आके देखेगा नहीं बार बार कि कैसे कर रहे हो आप, मतलब कितनी हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, कितने रुपए में बेच रहे हो। पता लगा जो इंडिया में आउटलेट खुला हुआ है उसने बिल्कुल भी हाइजीन मेंटेन नहीं करी, एकदम गले सड़े और बिल्कुल लो क्वालिटी का सामान बेच रहा है, आपका नाम मैकडी ऊपर लिख करके। तो आपके ब्रांड की वैल्यू बहुत ही गंदे तरीके से नीचे आएगी इस मार्केट में, जो फॉरेन मार्केट है। तो ये भी रिस्की रहता है, रिस्क रहता है इसमें भी, लेकिन इतना रिस्क नहीं रहता जितना डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में रहता है, क्योंकि लाइसेंस फीस तो आपको अल्टीमेटली मिल ही जानी है, आपको तो फीस से मतलब है वो कैसे भी सामान बेचे। लेकिन कहीं आपकी ब्रांड की वैल्यू कम हो जाती है क्योंकि वहाँ पर सामान आपके नाम से गंदा बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा रिस्क तो रहता है इस चीज़ का, और रिटर्न भी फिर थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग भी रहता है। फिर डायरेक्ट एक्सपोर्टिंग आता है, यहाँ पर मीडियम लेवल का रिस्क है, मीडियम लेवल का रिटर्न है। फिर जॉइंट वेंचर आते हैं जहाँ पर आप कंपनी स्टार्ट करते हो, जैसे मारुति सुजुकी हो गया, मारुति इंडिया की, सुजुकी जापान की, मिल करके कंपनी स्टार्ट कर ली। तो ये जॉइंट वेंचर होते हैं जो कि दो कंट्रीज के अलग अलग दो अलग अलग कंट्री की कंपनियां मिल करके बिजनेस करते हैं। फिर आता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बता दिया, जैसे टेस्ला का मैंने एग्जांपल दिया था कि सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिस्क इसी में होता है कि मान लो कल को भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी, इंडियन गवर्नमेंट ने, तो टेस्ला को लेने की देने पड़ जाएंगे, क्योंकि इसने $1 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके यहाँ पर कंपनी का कंप्लीट स्टार्टअप किया, एक कंपनी स्टार्ट करी, बट यहाँ पर अब वो गवर्नमेंट के रूल्स की वजह से प्रॉब्लम में आ गई। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिस्क जो होता है वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में देखा जाता है। देखो गाइस, ये WTO के डायरेक्टर जनरल कौन है ये आपको पता होना जरूरी है। तो एट प्रेजेंट जो WTO के गवर्नर जनरल हैं उनका नाम है नगोजी ओकोंजो लवेला, इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। शी वॉज रीअपॉइंटेड फॉर सेकेंड 4 ईयर टर्म ऑन नवंबर 29, 2024, मतलब 4 साल का टर्म था, WTO में 4 साल का टर्म होता है, और इनको रीअपॉइंट किया गया है। एंड हर टर्म विल बिगिन ऑन September 1, 2025। Okonjo Iweala is the first woman and first African to lead the WTO. She is a Nigerian economist. तो गाइज ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये फर्स्ट ऐसी विमेन है, मतलब फर्स्ट विमेन हैं जिन्होंने WTO को संभाला है, मतलब इनके डायरेक्टर जनरल बने हैं। और दूसरा ये कि फर्स्ट अफ्रीकन भी हैं ये जो WTO के चेयरमैन मतलब डायरेक्टर जनरल तक के पोस्ट पर अपॉइंट किए गए हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये नाम आपको नहीं भूलना है, इस नाम को भी आपको अच्छे से याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के पर्पज से। टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर। टैरिफ बैरियर में क्या होता है, देखो टैरिफ बैरियर होते हैं जो कि रुपए से रिलेटेड होते हैं, इसमें मनी इन्वॉल्व रहती है। और नॉन टैरिफ का मतलब है कि बैरियर तो है लेकिन रुपए इन्वॉल्व नहीं है, अदर चीजों के थ्रू जो है बैरियर लगाया जा रहा है। मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। देखो, अगर इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ये नॉन टैरिफ बैरियर लगाती है, वैसे मैं एक सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। एप्पल कंपनी बाहर की विदेशी कंपनी है, अगर इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई हमें विदेश का प्रोडक्ट इंडिया में नहीं बेचने देना है, या बेचेगा तो लिमिट में बेचना चाहिए, क्योंकि फिर हमारे इंडिया के मोबाइल कौन खरीदेगा। तो इसलिए अगर एप्पल कंपनी इंडिया में 1 लाख मोबाइल बेचना चाहती है, एक्सपोर्ट करना चाहती है, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कोटा लगा दिया, कोटा मतलब एक लिमिट फिक्स कर दी, गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई आप हमारे इंडिया में केवल और केवल 50,000 यूनिट बेच सकते हो, इससे ज्यादा आप यूनिट नहीं बेच सकते। तो ये क्या है, ये एक बैरियर है, कंपनी के ऊपर बैरियर लग गया। और क्योंकि नॉन टैरिफ है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने पैसे तो लिए नहीं, समझ रहे हो, यहाँ पर पैसे तो इन्वॉल्व है नहीं, बट एक लिमिट बना दी कि आप इतना ही सामान बेच सकते हो। तो इसको कहा जाएगा नॉन टैरिफ बैरियर, जहाँ पर रुपए तो इन्वॉल्व नहीं है, गवर्नमेंट को पैसे तो नहीं देने पड़ेंगे एप्पल को, लेकिन एक बैरियर लग गया जिसके थ्रू वो जो अब बिजनेस है वो उस तरीके से नहीं कर पाएगी जैसे पहले कर सकती थी। टैरिफ बैरियर की बात करें, जैसे स्पेसिफिक ड्यूटी, गवर्नमेंट ड्यूटी चार्ज करती है, कोई सामान बाहर से आता है तो इम्पोर्ट ड्यूटी लेती है ना गवर्नमेंट। तो स्पेसिफिक ड्यूटी हो गई, एड वैलोरम ड्यूटी हो गई, एंटी डंपिंग ड्यूटी हो गई, काउंटरवेलिंग ड्यूटी हो गई, ऑल्टरनेटिव ड्यूटी हो गई, ऑल्टरनेटिव कंपाउंड ड्यूटी, सीजनल ड्यूटी, ट्रांजिट, अलग अलग तरह की ड्यूटी। मतलब जहाँ भी ड्यूटी वाला वर्ड यूज हो गया मतलब वो टैरिफ बैरियर है, वहाँ पर पैसे इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट चार्ज कर रही है एज ए टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स चार्ज कर रही है, और किसी भी तरह का उसमें ड्यूटी इन्वॉल्व नहीं है, और बस वो बैरियर है, तो वो फिर नॉन टैरिफ बैरियर कैटेगरी में आ जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के कोई रेगुलेशन बना दिया गवर्नमेंट ने, रेगुलेट कर दिया किसी चीज़ को, है ना, और अदर काउंसिलर फॉर्मेलिटी बढ़ा दी, अदर फॉर्म भरने पड़ गए। तो जितनी भी अदर चीज़ें हैं रुपए से अलावा सारी नॉन टैरिफ बैरियर के अंदर आ जाती हैं। नेक्स्ट इसमें टॉपिक आपका मेजर ट्रेड ब्लॉक्स। अब देखो गाइज, इंडिया पूरे वर्ल्ड में अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं, मतलब अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं, और जो कि आपके एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा ग्रुप जो है वो यूरोपियन यूनियन का है, EU करके ग्रुप बना हुआ है, काफी बड़ा ग्रुप है ये। नाफ्टा है, दैट इज नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। ओपेक है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। डी है एशियान, जैसे दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन।
सार्क है दैट इज साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज के अंदर और ये कब बने थे, क्योंकि ये एग्जाम के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गया कि यहाँ पर जो मैं आपको कंटेंट दिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये सिर्फ मैंने पीपीटी केवल इंग्लिश में बनाई है, बिकॉज लास्ट मिनट मूवमेंट पर मैंने इन चीज़ों को प्रिपेयर किया है मैंने। और जो मेरा कंप्लीट कोर्स है, जिसको मैंने अब बताया था कि जो हमारी ऐप में अवेलेबल है, एग्जाम मेंटर ऐप में, वो इंग्लिश प्लस हिंदी है, बायलिंगुअल है, मतलब जो चीज़ लिखी हुई है वो इंग्लिश में भी लिखी हुई है, इसके जस्ट नीचे यहाँ पर हिंदी में भी लिखी हुई है। तो जो हमारा कंप्लीट कोर्स है वो तो बायलिंगुअल है, बट क्योंकि लास्ट मिनट में बना रहा हूँ पीपीटी को, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिला इसको कन्वर्ट करने का, इसलिए केवल मैंने इंग्लिश में इस चीज़ को यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, ओके। सो गाइस देखिए, जो ईयू स्टैब्लिश हुआ था वो हुआ था 1993 में, 1 नवंबर 1993 में स्टैब्लिश हुआ था। यूरोपियन यूनियन इज ए पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनियन। याद रखना, ये पॉलिटिकल के साथ साथ इकोनॉमिक यूनियन भी है, मतलब इसके अंदर ट्रेड जो बैरियर है उनको भी हटाया गया है, प्लस पॉलिटिकल यूनियन भी है। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज भी आपस में मिलकर के मेंबर बनते हैं। सो 27 मेंबर स्टेट्स हैं इसके। ब्रेक्जिट हुआ था, ये याद रखिए, ब्रिटेन एग्जिट हुआ था, इसको ब्रेक्जिट बोलते हैं, जो कि विड्रॉ लिया था इसने यूनाइटेड किंगडम फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। कब लिया था? 31 जनवरी 2020 की बात है। यूके इज द ओनली सोवेरियन कंट्री टू हैव लेफ्ट ईयू। तो जो इकोनॉमिक यूनियन है इसको छोड़ दिया गया, यूरोपियन यूनियन सॉरी, इसको छोड़ दिया था ब्रिटेन ने, इसी वजह से इसको ब्रेक्जिट कहा जाता है, ब्रिटेन एग्जिट, इसलिए ब्रेक्जिट कहा जाता है। और ये कब छोड़ा था इसने, ये भी याद रखना आप लोग। एशियन जो था ये स्टेब्लिश हुआ था 8 अगस्त 1968 में, 1967 में। ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर दी, मेरी आंखों में चुभ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियन जो है इसमें कौन कौन सी कंट्रियां आती हैं? सो इट्स मेंबर स्टेट्स आर ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मतलब काफी सारी कंट्री हैं। तो क्योंकि कंट्री काफी सारी, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ईस्ट टाइमर वाज एडेड एज न्यू मेंबर ऑफ थिंग ऑफ दिस रीजनल ग्रुपिंग। तो ईस्ट टाइमर जो है ये नया नया इसमें ऐड हुआ है, तो ये याद रख सकते हो। बाकी आप याद रखिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ। सार्क है, इसकी याद रखिए 8 दिसंबर 1985 में स्टैब्लिश हुआ ये। और इसके जो मेंबर स्टेट है इसको याद रखिए, क्योंकि ये इसमें लिमिटेड कंट्रियां हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो अपनी इंडिया और इंडिया के आसी पड़ोसी जो देश हैं वो जो है सार्क में मेंबर है। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया नाफ्टा, इसके अंदर जो है केवल 3 कंट्रियां आती हैं, आई थिंक इसके अंदर 3 कंट्रियां हैं, कनाडा है, मैक्सिको एंड यूनाइटेड स्टेट्स, बस 3 कंट्रियां हैं नाफ्टा की। और ये 1992 में साइन हुआ था और बनाया गया था, और फिर बाद में इफेक्टिव जो है, मतलब लागू कब हुआ, 1994 में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो ग्रुप है दैट इज ओपेक। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए, यूजीसी ने पहले पूछी जा चुकी है। इट इज अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड एट द बगदाद, क्योंकि ये ऑयल से रिलेटेड है, और पेट्रोल से रिलेटेड है, मतलब वही। तो इसलिए इससे इसी वजह से यहाँ पर ये जो गल्फ कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है ये। जैसे कि आप देख सकते हो, कॉन्फ्रेंस ऑन सितंबर 1960 बाय ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया एंड वेनेजुएला। तो ओपेक जो है इससे रिलेटेड है। वर्ल्ड बैंक की अगर हम बात करें तो कब बना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वाशिंगटन डीसी में है, यूनाइटेड स्टेट्स में है। कब बना? 1944, जुलाई 1944, जो सेकंड वर्ल्ड वॉर था उसके जस्ट बाद। वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं एट प्रेजेंट वो हैं अजय बांगा जी। तो ये नाम आपको याद रखना है इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। अजय बांगा वॉज सिलेक्टेड 14th प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एंड बिगन हिज 5-year टर्म एज वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट ऑन 2 जून 2023। Ajay Banga most recently served as vice chairman at General Atlantic. Previously, he was president and CEO of Mastercard, a global organization with nearly 24,000 employees. तो ये काफी फख्र, काफी गर्व की बात है, आप कह सकते हो कि हमारे इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन है वो इतने बड़े बड़े पोस्ट पे जा रहे हैं। सो ये काफी गर्व की बात है हम सभी के लिए। तो ये नाम आपको याद रखना है, हो सकता है एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में कौन आते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनते हैं। तो वर्ल्ड बैंक के अंदर कौन कौन आते हैं, इस ग्रुप के अंदर कौन कौन आता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। 5 लोगों का ग्रुप है ये। पहला है IBRD, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपका IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, सॉफ्ट विंडो भी कहते हैं इसको हम लोग। IFC है, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मीगा है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ICSID है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो ये 5 जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती हैं इस ग्रुप के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लीजिए इसके फुल फॉर्म के साथ। ट्रिप्स एंड ट्रिम्स, इसकी फुल फॉर्म याद करते हैं हम लोग। ट्रिप्स जो है वो, ट्रिम्स जो है ये है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, और ट्रिप्स जो है वो है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो क्योंकि ये IP है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया, और क्योंकि ये I है तो ये ओनली इन्वेस्टमेंट मेजर्स हो गया। तो समझ लेते हैं क्या है। सो ट्रिम्स जो है that is refers to certain condition or restrictions imposed by a government in respect of foreign investment in the country। क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है
थ्रू आउट द ईयर चलती रहती हैं, तो गवर्नमेंट इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करती है, तो ट्रिम्स के थ्रू की जाती है। द अग्रीमेंट ऑन ट्रिम्स प्रोवाइड्स दैट नो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी शैल अप्लाई एनी ट्रिम विच इज इनकंसिस्टेंट विद द डब्ल्यूटीओ आर्टिकल। डब्ल्यूटीओ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से ही बने हुए हैं, उसके अगेंस्ट जाकर के कोई कंट्री ट्रिम्स के को का नाम लेकर के कोई भी ऐसा रूल लेकर के नहीं आएगी जिससे कि नुकसान हो जाए। तो उन चीज़ों को ध्यान में रख करके जो है कंट्रियां इम्पोज करती हैं रिस्ट्रिक्शन। ट्रिप्स जो है वो क्या है, अग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट एडमिनिस्ट्रेड बाय द डब्ल्यूटीओ that set down minimum standards for many forms of intellectual property regulations as applied to nationals of other WTO members। तो ये क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को लेकर के एक अग्रीमेंट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे काम करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज की अगर हम बात करें, अगेन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पर्पज से। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी में आती है रिलेवेंस थ्योरी, जो कि रिलेवेंस थ्योरी का मतलब ये होता है कि जो उधार लेती कंपनी, डेट जो होता है, वो जब कंपनी लेती है तो क्या उसका जो डेट लिया गया है उधार, क्या उसकी वजह से कंपनी की वैल्यूएशन पे असर पड़ेगा या वैल्यूएशन पे असर नहीं पड़ेगा। तो अगर बस असर पड़ रहा है तो वो रिलेवेंस थ्योरी है, अगर डेट लेने से कंपनी के वैल्यूएशन पे असर नहीं पड़ रहा है तो वो इररिलेवेंस थ्योरी है। और अदर थ्योरीज भी हैं इसके अंदर। तो मैंने आपको समझा दिया कि रिलेवेंस और इररिलेवेंस थ्योरी हम क्यों कहते हैं, क्योंकि वो डेट की वजह से वैल्यूएशन में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो रिलेवेंस थ्योरी, नहीं पड़ेगा तो इररिलेवेंस थ्योरी। अब कुछ थ्योरी ऐसी जो कहती हैं कि डेट, अगर आपकी कंपनी डेट लेती है तो उसकी वैल्यूएशन पे असर पड़ेगा, मतलब रिलेवेंस है डेट का कंपनी के वैल्यूएशन के साथ। तो वो कौन कौन सी थ्योरी है, नेट इनकम अप्रोच, एनआई थ्योरी है, एनआई कहते हैं इसको शॉर्ट में, नेट इनकम अप्रोच। और ट्रेडिशनल थ्योरी भी यही कहती है, ठीक है। तो इसके अंदर बेसिकली दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम बातें कही जा रही हैं। यही बोला जा रहा है कि अगर आप डेट ज़्यादा लेते हो तो इससे एक मार्केट में एक ये जाता है कि कंपनी ज़्यादा डेट ले रही है, जिसकी वजह से अब जो है इनको ज़्यादा इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा, और अब जो है इक्विटी शेयर्स के लिए कम पैसा बचेगा, जिसकी वजह से इक्विटी शेयर होल्डर जो है उनके मन में डर आता है, फिर वो अपना प्राइस बढ़ा देते हैं, मतलब उनका जो रिटर्न है उसके ज़्यादा रिटर्न की डिमांड करते हैं। तो इससे वैल्यूएशन कहने की कम होती कंपनी की, जिसकी वजह से वो रिलेवेंस थ्योरी के अंदर इनको डाल दिया गया है। ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर भी ऑलमोस्ट वही सेम बात बोली गई है। कैपिटल स्ट्रक्चर में इररिलेवेंस थ्योरी का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। सो एनवाई अप्रोच और एमएम अप्रोच जो है, ये दोनों कहते हैं कि आप डेट ले लो चाहे इक्विटी ले लो, को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और जो डेट का एडवांटेज आपको मिलेगा वो आप इक्विटी को पे ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि वो अपना वैल्यूएशन बढ़ा देते हैं। तो इस वजह से फिर ये जो है इरेलीवेंट हो जाता है वैल्यूएशन के लिए, जबकि यहाँ पर ही कहते हैं कि रिलेवेंट है। अगर आप डेट ज़्यादा यूज़ करोगे तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि इंटरेस्ट आपको पे करना है, क्योंकि डेट सस्ता होता है, इंटरेस्ट अगर आप पे करोगे तो पैसे बचेंगे ज़्यादा, जिसको हम कंपनी के वैल्यूएशन में दिखा सकते हैं कि कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, ठीक है। और जबकि इसमें क्या है, इसमें उल्टा है, जस्ट क्या जो इररिलेवेंट थ्योरी उसमें जस्ट उल्टा है। इसमें देखो, स्टार्टिंग से सिंपल टर्म्स में बताता हूं मैं, इन दोनों थ्योरी में ये बोला जा रहा है कि अगर डेट यूज करोगे तो, क्योंकि डेट चीपर होता है, सिंपल सी बात है कि दोनों में एजम्पशन भी यही है, डेट जो है सस्ता होता है, इक्विटी शेयर्स महंगे होते हैं क्योंकि उनको प्रॉफिट का हिस्सा देना पड़ता है। तो डेट क्यों ही सस्ता है, अगर डेट ज्यादा यूज करोगे तो ऐसे में क्या होगा, कंपनी को फायदा होगा क्योंकि वैल्यूएशन बढ़ेगी, क्योंकि कंपनी का ज्यादा प्रॉफिट बचेगा। और डेट कम यूज करोगे तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है, तो मतलब वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये बोला गया इन दोनों थ्योरी में, जबकि इनमें बोला गया है कि अगर डेट ज्यादा यूज करोगे तो जो फायदा होगा डेट ज्यादा यूज करने से, वो इक्विटी अपना ज्यादा पैसे मांगेंगे फिर वो आपसे, क्योंकि उनका रिस्क बढ़ेगा, जिस वजह से ज्यादा डेट यूज करने का जो फायदा था वो इक्विटी को हमें पे ऑफ करना पड़ेगा, और फिर वो जो है आपका वैल्यूएशन इरेलीवेंट हो जाएगा, मतलब जो आपका फायदा था वो नुकसान में को इक्वल कर देगा। और कैपिटल स्ट्रक्चर दो अदर जो थ्योरी हैं, एक तो ट्रेड ऑफ थ्योरी है और एक है पैकिंग ऑर्डर थ्योरी। ट्रेड ऑफ थ्योरी में ये बोला गया है, सिंपल टर्म्स में बता रहा हूं मैं, ट्रेड ऑफ थ्योरी में ये बोला गया है कि आपको डेट और इक्विटी में एक बैलेंस बना के चलना है, एक ऐसा बैलेंस बनाना है जहां पर ना तो बहुत ज्यादा आपकी कॉस्ट आए और ना ही बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट हो, एक बीच का रास्ता चुन के चलना है। और ऑलमोस्ट यही सेम बात ट्रेडिशनल अप्रोच में भी कही गई थी कि हमें एक बीच का रास्ता चुनना है, एक इसमें भी ट्रेडिशनल अप्रोच में भी एक ट्रेड ऑफ पॉइंट आता है, तो ये बीच का रास्ता चुनने की बात कही गई है। अगर हम बात करें पैकिंग ऑर्डर थ्योरी में, तो इसमें पैकिंग ऑर्डर देखो, क्योंकि ऑर्डर बोला गया है तो एक ऑर्डर है, इसके अंदर तीन चीजों का ऑर्डर है। पैकिंग ऑर्डर थ्योरी में सबसे नंबर 1 पे आता है रिटेन अर्निंग। अगर कंपनी के अंदर रिटेन अर्निंग है तो सबसे पहले हमें उसे यूज करना है।
सेकंड नंबर पे आती है हमारे डेट, अगर रिटर्न अर्निंग नहीं है कंपनी को तो फिर डेट यूज करना चाहिए। थर्ड नंबर पे आता है इक्विटी, उसके बाद कंपनी को शेयर्स यूज करने चाहिए। अगर हमें प्रॉफिट मतलब कंपनी में बिजनेस में पैसे लगाने हैं, कंपनी को आगे बढ़ाना है, तो ये तीन तरीके से हमें काम करना चाहिए। सबसे नंबर वन पोजीशन पे क्या है, रिटर्न अर्निंग, फिर आता है डेट, फिर आएगा इक्विटी शेयर्स। ये पैकिंग ऑर्डर थ्योरी है। अगर हम बात करें टेक्निक से कैपिटल बजटिंग की, तो कैपिटल बजटिंग जो कन्वेंशनल एंड साइंटिफिक टेक्निक्स हैं कैपिटल बजटिंग की, तो देखो गाइस कैपिटल बजटिंग की कुछ ट्रेडिशनल अप्रोच है, कुछ मॉडर्न अप्रोच है। ट्रेडिशनल अप्रोच में अब इसके अंदर भी काफी डिटेल में पढ़ना पड़ता है, बट अभी फिलहाल के लिए इतना याद कर लो कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो पे बैक पीरियड है, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न है, जबकि जो मॉडर्न अप्रोचेस हैं वो नेट प्रेजेंट वैल्यू है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है, मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है। याद रखना जो आपकी मॉडर्न अप्रोच है इन सभी में टाइम वैल्यू ऑफ मनी टीवीएम का ध्यान रखा जाता है, इसको कंसिडर करके इन थ्योरीज को बनाया गया है और डिसीजन लिए जाते हैं। जबकि जो स्टार्टिंग की दो हैं इनमें टीवीएम दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी को ध्यान में नहीं रखा जाता, बल्कि जो आपका अमाउंट है, आई मीन जो फैक्ट है, जो आपके अमाउंट रहते हैं, अमाउंट जो आप इन्वेस्ट करते हैं, जो भी अमाउंट इन्वॉल्व होता है इसमें, तो उनको ध्यान में रख करके लिया जाता है। अगर हम बात करें डिविडेंड डिसीजन की, तो इसके अंदर डिविडेंड देने से कंपनी के वैल्यूएशन पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। अगेन यहाँ पर दो तरह की थ्योरी है, डिविडेंड इररिलेवेंस थ्योरी और डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी। इररिलेवेंस का मतलब हो गया कि चाहे आप डिविडेंड दो चाहे ना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एमएम हाइपोथेसिस कहती है। जबकि डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी मतलब डिविडेंड देने से जो कंपनी है उसके वैल्यूएशन पे फर्क पड़ेगा, कंपनी का जो प्राइस है उस पर फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देन उसके लिए दो थ्योरी, वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल। अब ये दोनों थ्योरी अपना अपनी कहानी सुनाते हैं, तो इसको थोड़ा सा आप लोग समझिए। एक चीज मैं आपको बता दूं कि इन दोनों मॉडल में एक कहावत फेमस है जो कि गॉर्डन मॉडल की है। इसमें ये बोला गया था दैट अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। मतलब अगर आपके हाथ में आज 1 रुपए दे दिया जाए वो ज्यादा अच्छा है, या फिर मैं 1 साल के बाद आपके हाथ में 100 रुपए दे दूं, तो आप बोलोगे सर 1 साल के बाद का भरोसा नहीं मुझे, आप दोगे नहीं दोगे, कहाँ रहोगे आप मुझे नहीं पता, बट आप आज मुझे 1 रुपए दे दो, ज्यादा बेटर है मेरे लिए। तो ये जो कहानी है, जो बोला गया है कि अ बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, ये गॉर्डन मॉडल की कहानी है। तो इसको थोड़ा याद रखिए, बिकॉज इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं गाइस। अच्छा देखो ये रहा, मैंने लिखा हुआ भी है, बर्ड इन हैंड थ्योरी करके जो है वो गॉर्डन मॉडल ही है, ठीक है। अब देखो सैम्पलिंग की बात करेंगे, क्योंकि सैम्पलिंग अगेन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम के पर्पज से, ना सिर्फ पेपर 1 बल्कि पेपर 2 के लिए भी। तो सैम्पलिंग मेथड में आपके प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग दो तरह के मेथड होते हैं। प्रोबेबिलिटी में आता है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में आते हैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग, कोटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग और जजमेंटल सैम्पलिंग। अब इनके नाम अच्छे से याद कर लो, बिकॉज कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है कि बताओ इसमें कौन सा मेथड जो है वो नॉन प्रोबेबिलिटी है, कौन सा मेथड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है। तो इन दोनों ही सैम्पलिंग मेथड्स को आपको अच्छे से याद कर लेना है। स्टैंडर्ड एरर की अगर हम बात करें तो स्टैंडर्ड एरर जो है इसको कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, ये हम फाइंड आउट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट एन, दैट इज नंबर ऑफ सैंपल्स। एन का मतलब यहाँ पर ये है। ये फॉर्मूला याद रखिए, बिकॉज इस फॉर्मूले के ऊपर कई बार क्वेश्चन बन जाता है, कई बार फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लेते हैं, तो मैंने फॉर्मूला यहाँ पर डाल दिया बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें हाइपोथेसिस टेस्टिंग एरर की, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए आपके लिए। सो रिजेक्ट करना है, देखो दो तरह के एरर होते हैं, टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। बस इन दोनों को याद कर लो, काम खत्म। दो तरह के हाइपोथेसिस होते हैं, एक होता है नल हाइपोथेसिस और एक होता है ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने कर दिया रिजेक्ट, तो ये टाइप 1 एरर कहलाएगा। और अगर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू है और आपने कर लिया एक्सेप्ट, वो टाइप 2 एरर कहलाएगा। ये बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं आपको समझा रहा हूँ, अच्छे से एक बार याद कर लीजिए, दोबारा बताता हूँ। अगर आपने नल हाइपोथेसिस ट्रू था, उसको आपने कर दिया रिजेक्ट, तो आपने टाइप 1 एरर कर दिया। और अगर ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस ट्रू था, आपने कर लिया एक्सेप्ट, तो वो टाइप 2 एरर हो गया, ठीक है। तो बस इतना याद रखो कि रिजेक्शन, नल की रिजेक्शन पहली गलती होती है, मतलब रिजेक्शन पहली गलती होती है, और एक्सेप्टेंस दूसरी गलती होती है, किसकी, ऑल्टरनेट की। अब इसको मैं बताऊं, मैं एक कहानी सुना के हमेशा बच्चों को याद कराता हूं, आप बस आपको थोड़ा सा बुरा ना लगे, दिल पे मत लेना इस चीज को। अगर आपको ट्रू लव मिल गया, ट्रू लव मिल गया, ट्रू लव, सच्चा प्यार मिल गया, दैट इज नल हाइपोथेसिस मिल गई, वो सच्चा प्यार ट्रू है, सच्चा था, आपने कर दिया उसको रिजेक्ट, मतलब जिंदगी में पहली गलती आपकी वही हो गई, वो नहीं करना चाहिए था, तो टाइप 1 एरर कर दिया आपने। फिर ऑल्टरनेट मिल गया, ट्रू लव का मतलब कोई दूसरा चलता फिरता प्यार मिल गया, टेम्परेरी वाला प्यार मिल गया, 4 दिन वाला, 4 दिन की चांदनी वाला, उसको कर लिया आपने एक्सेप्ट, मतलब आपने जिंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती कर दी। तो इस तरीके से याद रखोगे तो याद रहेगा, भूलोगे नहीं, क्योंकि कहानी है और कहानी बच्चे भूलते नहीं है, है ना। तो कैसे भी याद कर लो, चाहे आप
डायरेक्ट याद कर लो चाहे कहानी से याद कर लो। आगे हम पढ़ेंगे IRDA, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसको 1999 में बनाया गया था, फॉर्म हुई थी। ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके अच्छे से फुल फॉर्म याद कर लीजिए। ये किसके अंडर आती है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब इसको संवैधानिक तरीके से, वैधानिक तरीके से बनाया गया, मतलब इसका लॉ पास किया गया, एक्ट बनाया गया है पार्लियामेंट में, अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इज टास्क्ड विद द रेगुलेटिंग एंड लाइसेंसिंग द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो इंडिया में इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस को लेकर के इसको बनाया गया है। ठीक है। प्राइसिंग पॉलिसीज इन मार्केटिंग, देखो इसके मैं पहले बात कर चुका हूँ, ऊपर में प्राइस स्कीमिंग की हम बात ऊपर कर चुके हैं, जहाँ पर हमें हाई प्राइस चार्ज करते हैं स्टार्टिंग में, और बाद में कम कर देते हैं। प्राइस इन मार्केट पेनिट्रेशन भी हम कर चुके हैं ऊपर डिस्कस, प्रीमियम प्राइसिंग भी ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, इकोनॉमी प्राइसिंग हो गया, बंडल प्राइसिंग हो गया, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, तो बहुत तरह तरह के प्राइसिंग होते हैं। वैसे मैं इस PDF को आपको अवेलेबल करवा दूंगा, तो आप इस PDF को भी गो थ्रू कर लेना एग्जाम में जाने से पहले। IT एक्ट 2000 की अगर हम बात करें तो IT एक्ट कब बना? तो 17 अक्टूबर 2000 को जो है ये बन के तैयार हुआ, बनाया गया, और साइबर क्राइम को लेकर के बनाया गया है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी चीजें इंक्लूड करी गई हैं। मेजर अमेंडमेंट किया गया था 2008 में इस एक्ट के अंदर, और सेक्शन 66A लाया गया, विच पेनलाइज सेंडिंग ऑफेंसिव मैसेजेस। ऑफेंसिव मैसेजेस अगर आप किसी को भेज रहे हो ना, तो 16(6)A के अंदर आ जाएगा इस एक्ट के अंदर। इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस सेक्शन 69 विच गिव अथॉरिटीज द पावर ऑफ इंटरसेप्शन और मॉनिटरिंग और डिक्रिप्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन थ्रू एनी कंप्यूटर रिसोर्स। तो डिक्रिप्ट करने का, व्हाट्सएप कहता है डिक्रिप्शन, इंक्रिप्शन इनक्रिप्शन कुछ नहीं है, ये नहीं है, सब कहानियां है। गवर्नमेंट ने इस एक्ट को लाने के बाद कोई भी अगर कंपनी यहाँ पर चलती काम करती है तो उसको मैसेज दिखाने पड़ते हैं। वैसे व्हाट्सएप तो खुल के बोल चुकी कि हम कंपनी अपना अपना बिजनेस ही बंद कर देंगे अगर आप हमारे मैसेजेस को डिक्रिप्ट करेंगे। लेकिन जब कभी बड़े लेवल के धांधले, मतलब कोई जैसे बहुत बड़ा बम ब्लास्ट हो गया, कोई टेररिस्ट अटैक हो गया, तो उसके समय फिर कंपनियां सहायता करती हैं गवर्नमेंट की, और फिर उनको अपना डेटा प्रोवाइड करती है कि देखो भाई कहाँ से कौन कर रहा है ये सब। IT एक्ट कंटेन्स 13 चैप्टर्स एंड 90 सेक्शन। 90 सेक्शन इसके अंदर। IT एक्ट 2005 की बात है, सेक्शन 2J में इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। राइट इन्फॉर्मेशन क्या है? इट मीन्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर द एक्ट विच इज हेल्प बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी। पब्लिक अथॉरिटी होनी चाहिए, प्राइवेट से आप नहीं मांग सकते। राइट इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक अथॉरिटी से मांगने का आपको एक हक देता है। इससे क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी प्रमोट होती है, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट रहना चाहती है। और यहाँ पर देखो सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा तो उसका जवाब देना पड़ता है उस अथॉरिटी को विद इन 30 डेज। ठीक है, रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन विद इन 30 डेज प्रोवाइड करनी होती है अगर आपने RTI डाली है तो। ये काफी बड़ा एक्ट माना गया है इंडिया का। मैं देखो इसके अंदर बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन आप पढ़ लेना, एक बार खुद से गो थ्रू कर लेना। मैं इसको थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हो। जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको एक बार बता देता हूँ आपको, क्योंकि उस चीज को समझना जरूरी है। दैट इज की फीस कितनी लगती है इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो फी रिक्वायर्ड अंडर RTI एक्ट दैट इज 10 रुपीज। द पेमेंट ऑफ फी ₹10 कैन ऑल्सो बी मेड बाय वे ऑफ कैश टू द पब्लिक अथॉरिटी अगेंस्ट अ प्रॉपर रिसिप्ट, और इफ द एप्लीकेंट बिलोंग्स टू द बिलो पॉवर्टी, अगर BPL से हो तो इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फी। अगर BPL से तो आपको कुछ भी फीस नहीं देनी है। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। सो तो गाइस देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एट प्रेजेंट गवर्नर कौन है ये भी आपको पता होना जरूरी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं। पहले शक्तिकांत दास जी थे, अब इन्होंने चेंज करके ये आप देख सकते हो 11 दिसंबर 2024 की बात है जब नए गवर्नर बनाए गए हैं, है ना। और अभी जनवरी का मंथ चल रहा है, तो अभी रिसेंट में ये चीज हुई है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अभी एट प्रेजेंट जो गवर्नर है वो है संजय मल्होत्रा जी। ये नाम अच्छे से याद कर लो, संजय मल्होत्रा नाम है इनका। सो ये जो है 56 ईयर ओल्ड सिविल सर्वेंट है, IAS ऑफिसर थे, हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू, मतलब पहले IAS ऑफिसर थे, अब इनको गवर्नर बना दिया गया एज न्यू गवर्नर ऑफ RBI फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स इफेक्टिव December 9, 2024। ही विल बी 15th सिविल सर्वेंट एंड 26th गवर्नर टू हेल्प द RBI। तो यहाँ पर 26वें नंबर पे 26वें गवर्नर हैं ये RBI के, तो ये आपको याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन जो कि मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, दैट इज कि RBI के अंदर गवर्नर कौन बन सकता है और कौन अपॉइंट करता है RBI के गवर्नर। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, PMO अपॉइंट करता है कि RBI के गवर्नर कौन होगा, मतलब कौन किसको अपॉइंट किया जाएगा, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और PMO ऑफिस भी सेंट्रल गवर्नमेंट का है। तो मतलब कहने का है कि जो RBI की गवर्नर बनेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कौन बनेगा। द RBI गवर्नर इज टिपिकली अपॉइंटेड फॉर 5 ईयर टर्म, बट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन एक्सटेंड और रिन्यू द टर्म। इसको आगे फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। गाइज एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि पहले 5 साल का टर्म हुआ करता था RBI गवर्नर का,
लेकिन आज के टाइम पर अगर हम बात करें एट प्रेजेंट, तो अभी 3 साल का टर्म रहता है। मतलब अगर कोई किसी को अपॉइंट किया गया तो 3 साल का टर्म रहता है। उसके बाद फिर दोबारा से या तो रीअपॉइंट किया जाएगा, तो कोई नया गवर्नर बनाया जाएगा। पहले 5 साल हुआ करता था, लेकिन अब इसको कम करके 3 साल कर दिया गया है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो जो टर्म है ना 3 साल, इसको एक्सटेंड करके आगे भी बढ़ाया जा सकता है, 3 से 5 दोबारा किया जा सकता है, 3 से 6 भी किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट अभी एट प्रेजेंट 3 साल चल रहा है। यहाँ जो लिखा है ना 5 साल, पहले 5 साल हुआ करता था, बट अब 3 साल का टर्म कर दिया गया है आरबीआई गवर्नर का। उसके बाद आपको रीअपॉइंट करना पड़ता है या फिर नए गवर्नर लाने पड़ते हैं। अब कौन एलिजिबल होता है, ये भी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन गवर्नर मतलब कौन एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए, इस पोजीशन के लिए, क्या एलिजिबिलिटी क्या है। तो पहली एलिजिबिलिटी ये कि इंडियन सिटीजन होना कंपलसरी है, बी एन इंडियन सिटीजन एट लीस्ट 35 ईयर्स ओल्ड, है ना। तो मिनिमम एज भी यहाँ पर बता दिया गया है कि मिनिमम इतनी एज होनी चाहिए। इसके अलावा नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट का मेंबर ना हो, मतलब एमपी ना हो, मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एमएलए भी ना हो, और होल्ड एनी अदर ऑफिस फॉर प्रॉफिट। इसके अलावा हैव सिग्निफिकेंट वर्क एक्सपीरियंस एंड करियर अकम्पलिशमेंट। तो अच्छा खासा उनको एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं बता दूं कि आरबीआई गवर्नर का जो रिक्रूटमेंट, जो भर्ती होती है, डायरेक्ट मार्केट से नहीं की जाती है। जैसे बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, आपने देखा होगा इनकी भर्तियां डायरेक्ट मार्केट से होती हैं। लेकिन आरबीआई गवर्नर की कभी भी भर्ती डायरेक्ट मार्केट से नहीं होती है। यहाँ पर किसी न किसी को प्रमोट करके आरबीआई गवर्नर बनाया जाता है। जनरली जो आरबीआई के अंदर जो डिप्टी गवर्नर होते हैं, जनरली इनको बनाया जाता है। और हमेशा ऐसा नहीं होता, डिप्टी गवर्नर को ही गवर्नर बनाया जाता है, ज्यादातर ऐसा होता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, किसी और को भी बनाया जा सकता है। बट उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट फील्ड में काम करने का, स्पेशली अगर वो फाइनेंस की फील्ड से, तो और अच्छी बात है। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी जो आपको पता होना जरूरी, बहुत ही एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जीएसटी क्या है, जीएसटी कब पास हुआ, तो ये 1 जुलाई 2017 में इंडिया में लागू किया गया। 29th पार्लियामेंट में पास किया गया था, ये मार्च 2017 की बात है। देर आर 4 जीएसटी टाइप्स, नेमली इंटीग्रेटेड जीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया, मतलब आईजीएसटी, फिर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स दैट इज एसजीएसटी, फिर सीजीएसटी होता है, फिर आपका यूटीजीएसटी करके होता है। तो ये फैक्ट हैं, आपको याद रखने हैं इसके। इसके अलावा नॉन जीएसटी गुड्स कौन कौन से जिस पे जीएसटी लागू नहीं होती, जैसे पेट्रोलियम क्रूड ऑयल हो गया, हाई स्पीड डीजल हो गया, मोटर स्पिरिट हो गया, पेट्रोल जिसको हम कहते हैं, नेचुरल गैस हो गया, एविएशन टर्बाइन फ्यूल हो गया, अल्कोहलिक लीकर हो गया ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। तो इनके ऊपर जीएसटी लागू नहीं होता है, इनके ऊपर अलग से गवर्नमेंट टैक्स लगाती है। अब देखो इसमें 5 लेयर हैं। पहले 0% होता है रेट, फिर 5%, फिर 12%, टोटल 5%। 5 रेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको ही पे करना होता है, इसको पे नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी 0% है। बट टोटल 6 कैटेगरी हम कह सकते हैं। तो 0%, 5, 12, 18, 28, 28 प्लस सेस। तो ये 5 नहीं, हाँ ये 5 ही है, सॉरी 28 तक ही तो होता है। तो इसमें क्या प्लस सेस मिला दें, क्योंकि वो लग्जरी कार है, पान मसाला टोबैको ये सब, तो उस पर लग्जरी सामान है, फिर कुछ इस तरह के सामान है तो उस पर अलग से सामान पे जो है देना पड़ता है। तो देखो जो 0% उसके अंदर जनरली आपका 50% ऑफ कंज्यूमर प्राइस वाले सामान आ जाएंगे, जो भी खुला सामान बिक रहा है मार्केट में, आटा दाल चावल चीनी, खुला सामान। पैकेट में है तो फिर टैक्स लगेगा। मास कंजप्शन लाइक स्पाइसेस हो गया, मतलब मस्टर्ड ऑयल हो गया, तेल हो गया, जो कि पैकिंग फॉर्म में है, मार्केट में खुला बिक रहा है तो नहीं है। इसके अलावा प्रोसेस फूड हो गए 12%, सॉप ऑयल हो गया, टूथपेस्ट हो गए, रेफ्रिजरेटर स्मार्टफोन 18% के आसपास, वाइट गुड्स कार हो गए 28%। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उस पर आपको देखने को मिल जाएंगी टैक्स के स्लैब के अंदर। देखो जीएसटी नंबर जो है वो जानना जरूरी है। जीएसटी नंबर जो है वो एक 15 डिजिट का नंबर होता है, ठीक है, 15 डिजिट का नंबर होता है क्या, जीएसटी नंबर। अब इस फॉर्मेट को आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में। तो स्टार्टिंग के जो 2 नंबर होते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट कोड कहते हैं। आपका स्टेट का कोड होता है कि किस स्टेट का वो जीएसटी नंबर है। फिर आपका पैन नंबर आ जाएगा, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, वो पैन नंबर डाल दिया जाएगा यहाँ से यहाँ तक। फिर आता है एंटिटी नंबर ऑफ द सेम पैन होल्डर इन ए स्टेट। फिर अल्फाबेट आ जाएगा जेड, जो कि बाय डिफॉल्ट है, जेड लगेगा ही लगेगा। फिर चेक सम डिजिट होता है, कोई एक डिजिट डाल दिया जाएगा लास्ट में 0 से 9 तक के बीच में। तो ये इस तरीके का फॉर्मेट होता है। बस याद रखना कि 15 डिजिट का होता है। काउंट करेंगे तो ये कितने डिजिट का, ये 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है। स्टार्टिंग का और एंड का याद रखना, चेकसम डिजिट और स्टार्टिंग में स्टेट कोड होता है। अब हम बात करेंगे कि जीएसटी रिटर्न्स कब कब फाइल किए जाते हैं और कौन कौन से फॉर्म आते हैं। तो जीएसटी 1 जो है वो है टैक्सेबल सप्लायर टू फाइल आउटवर्ड सप्लाई। जीएसटी 2 है टैक्सेबल रिसिपिएंट टू फाइल इनवर्ड सप्लाईज टू क्लेम टैक्स क्रेडिट। जीएसटी 3, जीएसटी 4, जीएसटी 5
इस तरीके से काफ़ी सारे इसमें जीएसटी रिटर्न होते हैं और अलग अलग डेट पे उनको फाइल करना पड़ता है। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप याद कर लीजिए कि कौन सा जो जीएसटी है वो किस चीज़ के लिए होता है। वैसे जनरली जीएसटी तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ज़्यादातर इनकम टैक्स से बनते हैं, बट फिर भी क्योंकि ये कुछ लिमिटेड जीएसटी नंबर ही है तो आप एक बार गो थ्रू कर लेना इनको भी। आगे बढ़ते हैं गाइज। इनकम टैक्स एक्ट 1961। हेड्स ऑफ इनकम 5 होते हैं, सभी को पता है। सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, प्रोफेशन एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। तो ये 5 आपके हेड हो गए। आगे बढ़ते हैं गाइज। ओके, आईटीआर फॉर्म देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनकम टैक्स से जनरली क्वेश्चन बनता है आईटीआर से रिलेटेड। तो आईटीआर 1 जो होता है उसको हम सहज कहते हैं। और फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग ए रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू ₹50 लाख। क्या बोला गया? फॉर्म का नाम क्या है? सहज है, जो कि इसके लिए है, एक रेजिडेंट के लिए है। और ये क्या है? हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख। तो आपको फिल करना है ये। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, वन हाउस प्रॉपर्टी हो गया, अदर सोर्सेज इंटरेस्ट वगैरह एंड एग्रीकल्चरल इनकम अप टू ₹5,000। तो ये अगर आपका है तो आपको सहज फॉर्म भरना है आईटीआर 1। ठीक है, ये जो मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं ये डायरेक्टली मैंने वेबसाइट से उठाए हैं क्योंकि ये आपको पढ़ाने के पर्पज से हैं। तो इस वजह से जो ऑफिशियल वेबसाइट है इनकम टैक्स की मैंने वहाँ से उठा लिए हैं आपको समझाने के लिए, ताकि आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन में पहुँचा सकूँ। आईटीआर 2 जो है वो है फॉर इंडिविजुअल्स एंड एचयूएफ नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन और बिजनेस और प्रोफेशन। तो ये इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए कि लेकिन जिनकी इनकम प्रॉफिट एंड गेन एंड बिजनेस प्रोफेशन से नहीं है, वो लोग ये फॉर्म भरते हैं। फिर आता है फॉर्म नंबर 3। ये कौन भरता है? ये भरते हैं इंडिविजुअल और एचयूएफ हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। और आपकी इनकम प्रॉफिट या गेन हुआ है आपको बिजनेस एंड प्रोफेशन से, तो आपको आईटीआर 3 भरना होता है। फिर आता है आपका आईटीआर नंबर 4, सुगम कहते हैं इसको हम लोग। ये कौन भरता है? ये भरते हैं इंडिविजुअल एचयूएफ एंड फर्म्स भरती हैं। एलएलपी हो गया, अदर देन एलएलपी नहीं भरते हैं। बीइंग ए रेजिडेंट हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ ₹50 लाख एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन विच इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44 एडी। मतलब आपकी जो इनकम है 50 लाख अप टू 50 लाख है, और आपकी इनकम जो है बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी हुई है, तो उस केस में आपको आईटीआर 4 भरना पड़ेगा, सुगम। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट आईटीआर 5। ठीक है, ये कौन भरता है? अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ कंपनी एंड पर्सन। आईटीआर जो 7 भरते हैं वो भी इसको फिर नहीं भर सकते आईटीआर 5 को। आईटीआर 6 कौन भरता है? फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। आईटीआर 7 कौन भरेगा? पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज रिटायर्ड अपॉन रिटर्न अंडर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सहज सुगम दो ही इंपॉर्टेंट है, देखो मैं सिंपल से टर्म बता रहा हूँ। आईटीआर 1 आईटीआर 4, सहज और सुगम, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप गो थ्रू कर सकते हो सारे के सारे ही। अब इनकम टैक्स में आजकल मैंने देखा है एग्जाम में सेक्शन पूछ लिए जाते हैं, कौन सा सेक्शन किसके लिए है। तो अंडर सेक्शन 2 and 3 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डेफिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन द एक्ट। तो गाइस देखिए जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जैसे असेसी को कौन से सेक्शन में रखा गया है? सेक्शन 27। असेसमेंट ईयर कौन से सेक्शन में बोला गया? सेक्शन 29। प्रीवियस ईयर कौन सेक्शन कौन सा? सेक्शन 3। इनकम का सेक्शन कौन सा? सेक्शन 224। कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम, देन इसके बाद पर्सन की बात करें तो सेक्शन 231 में बात की गई है। एग्रीकल्चर इनकम को सेक्शन 21A में रखा गया है। तो ये जो टर्म है और इनके ऊपर जो सेक्शन अप्लाई होते हैं उनकी बात की गई है ना। ग्रॉस टोटल इनकम जो है सेक्शन 80B5 में रखा गया है। टोटल इनकम सेक्शन 245 में रखा गया है। तो इस तरीके से इनके सेक्शन भी आपको याद कर लेने हैं, ये इंपॉर्टेंट है। IRDA मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है गाइज? मीन्स दैट नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी मैनेज efficiently and effectively by supervisor in an organization। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने लोगों को इस अच्छे से इफेक्टिव तरीके से मैनेज कर सकता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल। इट सजेस्ट हाउ द रिलेशन आर डिजाइन बिटवीन सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट इन एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक मैनेजर होगा, उसके अंदर टीम लीडर है या फिर इंप्लॉई है, तो किस तरीके के उनके बीच में रिलेशन होगा, कितने लोग होंगे, वो सब कुछ स्पैन ऑफ कंट्रोल के अंदर होता है। व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन? जहाँ पर पावर जो है एक बंदे के पास होती है, वही डिसीजन लेता है, सबको वही करना होता है। डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? पावर को डिवाइड कर दिया जाता है, पावर अलग अलग लोगों के हाथ में होती है, वो अपने एंड पे डिसीजन ले सकते हैं, और यहाँ पर डिसीजन जो है किसी एंड पे भी लिया जा सकता है जिसको भी अथॉरिटी दी गई है। तो ये डिसीजन डिसेंट्रलाइजेशन है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है? यहाँ पावर बीच में है, जो ये बोलेंगे सबको वही मानना पड़ेगा, सबको वही करना पड़ेगा। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है? सब लोग अपने एंड पे डिसीजन ले सकते हैं कि अपने एंड पे वो क्या करने वाले हैं।
तो ये जो पावर है उसको डिवाइड कर दिया गया है, लोगों में बांट दिया गया है। मार्केट स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो कुछ मार्केट फॉर्म्स होती है, जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। मार्केट स्ट्रक्चर में इसमें क्या होता है, फ्रीडम ऑफ एंट्री एग्जिट होता है, होमोजीनियस ग्रुप्स होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं कंपनियां। मोनोपोली में एक ही फर्म होती है जो कि काफी बड़ा शेयर होता है कंपनी का, उसके पास बैरियर टू एंट्री होता है, हाई प्राइसेस रहते हैं, इकोनॉमीज ऑफ स्केल रहता है इसके अंदर। ऑलिगोपोली में कुछ कंपनियां होती हैं, जैसे आज के टाइम पे इंडिया में अगर टेली कम्युनिकेशन की बात करें तो ऑलिगोपोली आ गई है। जैसे जियो बचा है, एयरटेल बचा है, वीआई बचा है, वोडाफोन आइडिया बचा है। तो इस तरह से कुछ कंपनियां, दो तीन चार कंपनियां हैं जो कि जो मार्केट को चला रहे हैं। सो आ फ्यू लार्ज फर्म्स होते हैं इसके अंदर, डोमिनेट करते हैं ये लोग। इंटरडिपेंडेंस होते हैं फर्म्स, अगर एक पैसा बढ़ाएगा तो सब पैसे बढ़ा देते हैं। सम बैरियर होता है इसमें, इस तरह की मार्केट में बैरियर तो होते ही हैं थोड़े बहुत एंट्री करने के। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आता है, सेवरल फर्म्स होती हैं विद ब्रांड लॉयलिटी। लो बैरियर्स टू एंट्री होता है, फर्म्स प्रोड्यूस डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, लेस प्रॉफिट देन मोनोपोली। फिर और भी कब मार्केट होती हैं बट ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कोलिजियो ओलिगोपोली एंड नॉन कोलिजियो ओलिगोपोली होती है। मतलब कोलिजियो मतलब कि आपस में एग्रीमेंट कर रहे हैं। अ फ्यू फर्म फिक्स प्राइसेस, मतलब जियो हो गया, एयरटेल हो गया, सबने मिल करके, वीआई सबने मिल करके बात करके भाई काम करते हैं, मिनिमम प्राइस 150 रखेंगे हम अपने रिचार्ज का। तो ये कोलिजियो ओलिगोपोली, मतलब सबने मिल करके डिसाइड किया और वही प्राइस फिक्स कर दिया, ये कोलिजियो ओलिगोपोली है। और नॉन कोलिजियो कौन सी होती है? नॉन कोलिजियो का मतलब होता है कि जियो अपना अलग डिसीजन ले रही है, एयरटेल अलग डिसीजन ले रही है, वीआई अलग डिसीजन ले रही है, सब अब लोग अपना अपना डिसीजन लेते हैं, कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता, तो फिर वो नॉन कोलिजिव कहलाती है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जहां पर कंपनियां अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा कॉर्पोरेट में, मतलब सोसाइटी में इन्वेस्ट करते हैं, मतलब सोसाइटी के भले के लिए इन्वेस्ट करते हैं ना, इन्वायरमेंट के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, सोसाइटी के भले के लिए, उसको कहते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कितना है इस टाइम पर इंडिया में? इट इज मैंडेटरी फॉर द कंपनीज कवर्ड अंडर सेक्शन 135(1) ऑफ कंपनी एक्ट 2013, जिनको 2% खर्च करना ही पड़ेगा ऑफ देयर नेट प्रॉफिट ओवर द प्रीसीडिंग 3 years एज पर CSIR पॉलिसी। तो अब जो है इंडिया में कंपनी 2013 के अकॉर्डिंग 2% कंपनी को अपने नेट प्रॉफिट का, याद रखना ग्रॉस प्रॉफिट का नहीं, नेट प्रॉफिट का 2% खर्च करना पड़ता है। और ये जो नेट प्रॉफिट है 2% वो कौन सा होता है? ओवर द प्रीसीडिंग 3 years, जो लास्ट 3 साल का प्रॉफिट रहा है कंपनी का, उसका एक एवरेज निकाल करके। जनरल मैनेजमेंट थ्योरीज, आप कुछ थ्योरीज काफ़ी फेमस है, जैसे फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के दाता, मतलब पिता माने जाते हैं। हेनरी फ्योल हो गए, मैक्स वेबर हो गए, एल्टन मायो हो गए। हेनरी फ्योल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी थी, मैक्स वेबर की ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी थी, एल्टन मायो की बिहेवियरल थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट थी। तो ये थ्योरी के नाम आपको याद करने और याद करना है कि किसने बनाई है, क्योंकि इतना ही याद करना इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्पज से, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनफैक्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। हेनरी फ्योल की एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरीज में 14 प्रिंसिपल्स बनाए थे इन्होंने, आप सभी को पता होगा, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सब इसके अंदर आता है। ठीक है, बाकी आप लोग स्क्रीन पे सामने आप सब लोग पढ़ सकते हो कि क्या लिखा हुआ है। थ्योरी जो है, कुछ थ्योरी जैसे टेलर है, इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी दी है, वेबर ने ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, फ्यूल मैनेजमेंट फंक्शन, गुलिक हो गया, फेलोट हो गया, एल्टन मायो हाउथॉर्न इफेक्ट, मैग्रेगर थ्योरी, एक्स थ्योरी वाई हो गया, एर्गिरिस हो गया, एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन थ्योरी थी। तो थ्योरी के जो दाता हैं जिन्होंने बनाई है, उनके नाम से थ्योरी पूछ ली जाती है, बाकी उन्होंने नाम मेंशन कर दिए हैं सभी को। सिस्टम थ्योरी फाउंडेड बाय द बायोलॉजिस्ट लुडविग वॉन बर्टैलेनेफी, अजीब से नाम हो गया तो। थ्योरी एक्स थ्योरी वाई जो है डॉगलस मैग्रेगर ने बनाई है, हमने ऊपर देखा अभी। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी जो थी इल्टन मायो ने बनाई थी। फ्रेड फ्लैडलर एंड अदर्स कंसीव्ड ऑफ द कंटिजेंसी मैनेजमेंट थ्योरी। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि मैनेजमेंट थ्योरी का नाम और किसने बनाया उसको ये आपको अच्छे से याद कर लेना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद जॉब एनालिसिस में जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब एनालिसिस, जॉब स्पेसिफिकेशन, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, तो मैंने डाल दिया ये। जॉब एनालिसिस क्या होती है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग जॉब रिलेटेड डेटा, जैसे ड्यूटी हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्किल्स एंड नॉलेज associated to a particular job. The data thus collected will be useful for preparing job description and job specification. तो यहाँ पर जो भी डेटा इकट्ठा किया गया है उसको अब यूज़ किया जाएगा, किसमें यूज़ किया जाएगा? जॉब डिस्क्रिप्शन में एंड जॉब स्पेसिफिकेशन में। इसलिए जॉब एनालिसिस का जो डेटा जो है दोनों में यूज़ किया जाता है। इन अदर वर्ड्स, द प्रोसेस ऑफ जॉब एनालिसिस रिजल्ट इन टू सेट ऑफ डेटा, जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशन। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस अच्छे से समझ लो।
जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है? लिस्ट ऑफ जॉब टाइटल, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, मशीन, इक्विपमेंट इन्वॉल्व, वर्किंग कंडीशन एंड हैजार्ड सराउंडिंग्स, अ जॉब एंड द लाइक। एंड जॉब स्पेसिफिकेशन में क्या होता है? लिस्ट द ह्यूमन क्वालिटी, मतलब यहाँ पर ह्यूमन की क्वालिटी की रिक्वायरमेंट की क्या क्या होनी चाहिए टू डू द जॉब। देयरफॉर एजुकेशन, आपकी एजुकेशन कितनी होनी चाहिए, आपका एक्सपीरियंस कैसा होना चाहिए, ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, स्किल्स क्या होनी चाहिए। अब देखो मैं सिंपल से एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मैनेजर है, पोस्ट का नाम मैनेजर है, मैनेजर क्या क्या करेगा वहां पर, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी, क्या ड्यूटीज होंगी, अगर ये लिखा हुआ है तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया। और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होगा कि मिस्टर ए कोई है, उसकी क्या एजुकेशन है, कौन सी डिग्री कर रखी, कहाँ से पढ़ाई कर रखी, कितना एक्सपीरियंस है, क्या वो ये जॉब कर पाएगा। तो अगर आप ये एनालाइज कर रहे हो तो जॉब डिस्क्रिप्शन है, अगर आप ये कर रहे हो तो जॉब स्पेसिफिकेशन है। सिंपल सा है, समझ में आ गया? कितना तो ईजी है, आप आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जॉब यूजेस ऑफ जॉब एनालिसिस, कहाँ पे यूज होता है? तो जॉब रिलेटेड डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ जॉब एनालिसिस प्रोसेस आर यूजफुल इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो हर जगह यूज हो सकता है जो भी डेटा इकट्ठा किया गया है, क्योंकि डेटा के बेसिस पे हम हर जगह चीजें बनाते हैं, काम करते हैं और उसी के बेसिस पे रिजल्ट ड्रॉ किए जाते हैं। अब देखो जो भी मैंने आपको पढ़ाया आज की इस क्लास में, मैंने कोशिश करी कि अपनी तरफ से पूरा कंटेंट मैं आपको डिलीवर कर सकूं जो कि एवरग्रीन वाले टॉपिक का है। बट फिर भी क्योंकि इतने कम टाइम में कैसे कोई 10 यूनिट्स पढ़ा सकता है, तो इसलिए अगर आप कंप्लीट 10 यूनिट्स कवर करना चाहते हो, एग्जाम टारगेटेड, इधर उधर की बातें नहीं, टू द पॉइंट पढ़ना चाहते हो, एग्जाम टारगेटेड पढ़ना चाहते हो और सिंगल अटेम्प्ट में अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, कॉमर्स का पेपर 1 का दोनों का ही हम आपको एग्जाम टारगेटेड कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। आप प्लान कर सकते हो हमसे स्टडी करने का, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि एक टॉपिक को मैं आपको बहुत ही अच्छे से बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक को अच्छे से समझाऊंगा, इस तरीके से पढ़ाऊंगा जिस तरीके से एग्जाम में एनटीए क्वेश्चन पूछता है, ताकि आपसे कोई गड़बड़ ना हो, कोई दिक्कत ना हो आपके साथ। सो इसलिए ये जो कोर्स है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत यूजफुल है। दी है मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट देने की मैंने आपको कोशिश करी है, मैक्सिमम कंटेंट डिलीवर करने की कोशिश करी है। लेकिन अब मैं तो आपको ये दुआ करूंगा कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, बट फिर भी अगर आपका एग्जाम क्रैक नहीं होता है तो आप कंसिडर कर सकते हो हमारे एग्जाम टारगेटेड कोर्स, जो कि हम जून 2025 के लिए आप सभी को पढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर 6 मंथ का कोर्स हमने ऑलरेडी आपको अवेलेबल करवा दिया है, कॉमर्स का, मैनेजमेंट का, पॉलिटिकल साइंस का एंड पेपर 1 का, और इन सभी के कॉम्बो कोर्स भी हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। गाइस देखो इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप स्टार्टिंग से एग्जाम टारगेटेड स्टडी करो। तो यहाँ पर जो हम आपकी प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड करवाते हैं। कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल रहता है हमारा, 100 मॉक टेस्ट मिलते हैं आपको और पीडीएफ नोट्स रहेंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, ये भी अलाउड है। ये इस क्लास में रिवीजन क्लास थी क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट डिलीवर करना था, इस वजह से मैंने यहाँ पर इंग्लिश प्लस हिंदी कंटेंट नहीं दिया है। लेकिन जो हमारे कंप्लीट कोर्स है उसके अंदर जो कंप्लीट कंटेंट है, ऑल वीडियो लेक्चर्स, चाहे वो आपके थ्योरी लेक्चर्स हो चाहे एमसीक्यूज लेक्चर्स हो, सारे के सारे लेक्चर्स बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम। हर एक स्लाइड पे आपको इंग्लिश प्लस हिंदी कंटेंट मिलेगा गारंटीड। तो आपको घबराने की बात नहीं है कि कंप्लीट कंटेंट बाइलिंगुअल नहीं होगा, कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। तो ऐसा करना है कि आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो इसी ऐप पर आपको कंप्लीट कंटेंट, कंप्लीट कोर्सेज जो है देखने को मिल जाएंगे। सो आप यहाँ पे आके इनरोल कर सकते हो। करना क्या, इस ऐप को इंस्टॉल करना है, इसके बाद इसको ओपन करना है, यहाँ पर ऑल कोर्सेज का एक बटन होगा, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। देन इसके बाद एक कंप्लीट पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपको अगेन क्लिक करना है व्यू ऑल कोर्सेज। ये आप याद रखिए कि एक व्यू ऑल कोर्सेज करके भी एक बटन पे आपको दोबारा से क्लिक करना है। पहले ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है, फिर अगेन आपको व्यू ऑल कोर्सेज पे क्लिक करना है। देन वहाँ पे आपको पेपर 1 प्लस कॉमर्स वाला जो कोर्स है विजिबल हो जाएगा, ओनली कॉमर्स वाला भी विजिबल हो जाएगा, मैनेजमेंट भी विजिबल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इनरोल करना है। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत रहती है तो आप मुझे, इस ऐप के अंदर चैट ऑप्शन भी अवेलेबल है, आप मुझे डायरेक्टली चैट कर सकते हो इस ऐप के अंदर से, है ना। और इसके अंदर पीवाईक्यूज तो फ्री में अवेलेबल है, तो पीवाईक्यूज तो आप डाउनलोड कर ही सकते हो, चाहे पेपर 1 हो, कॉमर्स, मैनेजमेंट, कुछ भी हो। सो इस ऐप को अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लीजिए और अपनी जो प्रिपरेशन है वो एग्जाम टारगेटेड स्टार्ट कर लीजिए। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी, तो गाइस आप प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर देना, ताकि सभी के साथ, सभी के पास ये वीडियो पहुंचे और उन सभी की हेल्प हो। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही गाइस, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।